दोस्तों, एक महिला 57 दिन से लापता होती है और एक दिन उसके भाई के पास मैसेज आता है कि वो उसे ना ढूंढे। जिसके बाद उसका भाई पुलिस में कंप्लेन करा देता है और जब पुलिस इसकी छानबीन में लग जाती है और जब वो महिला मिलती है तब तक उस महिला के 72 टुकड़े हो चुके होते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है इसी महिला के ऊपर है। इस महिला का नाम है अनुपमा गुलाटी। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, ये घटना है उत्तराखंड में, देहरादून में एक जगह है जिसका नाम है प्रकाश नगर। यहाँ पे ये महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। इसके पति का नाम राजेश गुलाटी है और इसके 2 बच्चे थे जो लगभग 7 से 8 साल की उम्र रही होगी। ये महिला लगभग 57 दिन से लापता थी। इसका पति इसको लेके काफ़ी परेशान था। एक साथ ही अपने छोटे बच्चों को और काम करने में असमर्थ था। ये काफ़ी परेशान रह रहा था। बार बार ये अपने ससुराल वालों को, अपने माता पिता को फ़ोन लगा के कहता था कि उसकी पत्नी उससे नाराज़ होकर कहीं चली गई है। अगर उसका फ़ोन इनके पास आए तो प्लीज़ इसकी बात ज़रूर कराए, क्योंकि बच्चे काफ़ी रो रहे हैं, वो काफ़ी परेशान है। बार बार ये अपने ससुराल वालों को फ़ोन करता था। एक दिन अनुपमा का भाई, जो कि दिल्ली में रहता है, वो इसकी परेशानी देख के इसके पास उत्तराखंड आ जाता है ताकि हो सके तो अपने जीजा की मदद करा सके और अपनी बहन को ढूंढ सके। वो घर आता है। घर आने के बाद अपने जीजा से पूछता है कि क्या उसने कभी पुलिस कंप्लेन कराई, किसी पुलिस को उसने बुलाया अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए। तो इस पे राजेश गुलाटी उससे कहता है कि अनुपमा उससे नाराज़ होकर चली गई है। उनके बीच में थोड़ी सी बहस हो गई थी जिसके बाद वो नाराज़ होकर चली गई। जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो वापस से मेरे पास आ जाएगी। इससे पहले भी उनकी नोकझोंक हुई है। अनुपमा 2-4 दिन के लिए गई है लेकिन वापस आ गई है। इस बारी थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए चली गई, लेकिन मुझे यकीन है कि वो वापस आ जाएगी। इस पे उसका भाई, अनुपमा का भाई, अपने जीजा से कहता है कि नहीं, हमें पुलिस कंप्लेन करा देनी चाहिए, चलो आज हम पुलिस कंप्लेन करा देंगे। इस पे उसका जीजा राजेश गुलाटी हामी भर देता है और कहता है कि ठीक है, मैं नहा लेता हूँ और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन चल के कंप्लेन करा देते हैं। वैसे इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और कह के नहाने चला जाता है। जब वो नहा ही रहा होता है, इतने में अनुपमा के भाई के पास एक मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि भैया, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं अब वहाँ पे नहीं आऊँगी। और ये मैसेज ले जाके वो तुरंत ही राजेश गुलाटी को दिखा देता है और कहता है कि बहन ने मुझे मैसेज किया है। ये मैसेज देखते ही राजेश गुलाटी उससे कहता है कि मैंने कहा था ना, ये नाराज़ है, ये कुछ दिन बाद अपने आप ही वापस आ जाएगी। लेकिन उसका भाई नहीं मानता और जाके पुलिस कंप्लेन करा देता है। पुलिस उससे कहती है कि वो थोड़ी ही देर बाद उनके घर आके सारी इंक्वायरी ले लेगी। 4-5 घंटे ही बीते होते हैं। लगभग 4 से 5 पुलिस वाले राजेश गुलाटी के घर पहुंच जाते हैं और उनसे अनुपमा के बारे में पूछने लग जाते हैं। अनुपमा की फ़ोटो देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सारी जानकारी लेने के बाद वो घर की छानबीन कर रहे होते हैं। इतने में एक पुलिस वाला देखता है कि घर में एक डीप फ्रीज़र लगा होता है और उस फ्रीज़र पे ताला लगा होता है। ये थोड़ा सा अजीब था क्योंकि आमतौर पे घरों पे डीप फ्रीज़र नहीं होते, नॉर्मल फ्रीज़र होते हैं। अब वो पुलिस वाला राजेश गुलाटी को बुला के ये पूछता है कि घर में डीप फ्रीज़र की क्या ज़रूरत है और इस पे ताला क्यों लगा है। इस पे राजेश गुलाटी सीधा उससे कहता है कि ये फ्रीज़र अनुपमा ने लिया था और उसी ने ताला लगाया है, चाबी भी उसी के पास ही होगी। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि कैसे भी करके इसके ताले को खोलो, चाबी लेके आओ। लेकिन राजेश गुलाटी उससे कहता है कि ये चाबी अनुपमा के पास ही थी, अब वो नहीं है तो चाबी कैसे ढूंढूं। पुलिस वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा राजेश गुलाटी पे शक होने लग जाता है। वो उस पर दबाव बनाते हैं। राजेश गुलाटी कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में चाबी ढूंढ के आपको दे देता हूँ। राजेश गुलाटी कमरे में जाता है। थोड़ी देर बाद इधर उधर खंगालने के बाद एक चाबी लेके आता है और पुलिस वालों को दे देता है और कहता है कि ये लो, आप ही खोल के देख लो इसके अंदर क्या है, मुझे तो कुछ पता नहीं। पुलिस वाले उस चाबी को लेते हैं और उसको खोल देते हैं। जब वो खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें 35 ब्लैक कलर की पन्नियाँ होती है। जब उन पन्नी को बारी बारी करके बाहर निकालते हैं तो वो देखते हैं कि उनमें मांस भरा होता है। उन्हीं में से एक पन्नी को जब वो खोलते हैं तो उसमें इंसान का उंगली होती है, जिसे देखने के बाद उनका राजेश पे शक हो जाता है पूरी तरीके से कि इसी ने अपनी पत्नी को कत्ल करके काट दिया है। वो राजेश से पूछने लग जाते हैं, दबाव बनाने लग जाते हैं। राजेश उसके बाद तुरंत ही रोने लग जाता है और रोते रोते उनसे कहता है कि ये मेरी ही पत्नी है अनुपमा, जिसे मैंने अपने हाथों से मार दिया और इसके 72 टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने के बाद मैंने आधा इसके टुकड़े बाहर फेंक दिए हैं। ये बात सुनने के बाद अनुपमा के भाई के पैर कांपने लग जाते हैं। वो कस कस की रोने लग जाता है कि उसने ऐसा उसकी बहन के साथ क्यों किया। पुलिस राजेश से पूछती है कि तुमने आखिर में अनुपमा के साथ ऐसा क्यों किया। राजेश रोते हुए बताता है
कि 1999 में वो दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ाई करता था, जहाँ पे अनुपमा की उससे मुलाकात हो जाती है। और मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों शादी करने का डिसीजन ले लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों शादी करके अमेरिका में जाके सेटल हो जाते हैं और वहीं पे ये दोनों अलग अलग कंपनी में नौकरी करने लग जाते हैं। कुछ सालों बाद इनको एक जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब अनुपमा को बच्चों के साथ साथ काम को मेंटेन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए वो अपने पति से यानी राजेश गुलाटी से कहती है कि क्यों ना हम चल के इंडिया में रहे, क्योंकि मैं अपने बच्चों और काम को एक साथ नहीं संभाल पा रही हूँ। वहाँ हमारे माता पिता हैं जो बच्चों को भी देख लेंगे। आपस में सलाह करने के बाद वो दोनों इंडिया आ जाते हैं, जिसके बाद राजेश गुलाटी काम ढूंढने लगता है और राजेश गुलाटी की नौकरी कलकत्ता में एक कंपनी में लग जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। और अनुपमा अपने माता पिता के पास ही रहने लग जाती है अपने बच्चों को लेके। कलकत्ता में राजेश गुलाटी वहीं पे रहने लग जाता है, जहाँ पे कुछ दिनों बाद उसे अपने पड़ोस की एक महिला से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे बात बढ़ने लग जाती है, बात इतनी बढ़ जाती है कि इसके बारे में जानकारी अनुपमा को मिल जाती है। अनुपमा सीधे कलकत्ता पहुंच जाती है और वहां जाके काफ़ी हंगामा कर देती है, पुलिस में कंप्लेन कर देती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि कोर्ट में चली जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है। जज साहब राजेश को कहते हैं कि वो अपनी पत्नी को 20,000 रुपये महीने का भत्ता देगा, यानी उनको गुजारा देता रहेगा, और उनमें राजीनामा करा के भेज देती है। जब वो बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे को देखने के बाद वो एक दूसरे के पास खड़े होकर कुछ बातें करने लग जाते हैं और आपस में बातें करते करते वो निर्णय ले लेते हैं कि वो अपना जीवन फिर से स्टार्ट करेंगे। पिछली जितनी भी बातें थी वो सबको भूल जाएंगे और एक साथ फिर नया जीवन स्टार्ट करना चाहते थे। और दोनों ऐसा ही करते हैं और दोनों एक साथ मिलकर अपने बच्चों को लेके उत्तराखंड चले जाते हैं। उत्तराखंड के प्रकाश नगर पहुंच जाते हैं और यही रहने लग जाते हैं। लेकिन शक एक बारी किसी के अंदर बैठ जाए तो जल्दी नहीं जाता। अब अनुपमा को हर वक्त अपने पति राजेश पे शक होता था कि हो ना हो इसका उस महिला के साथ किसी भी तरीके से संपर्क बना हुआ है। इसी को लेके इसका इसके पति से रोज विवाद होता रहता था, रोज कुछ ना कुछ कलेश होता रहता था। एक दिन राजेश ऑफिस से घर आता है शाम के टाइम, तब तक बच्चे सो गए होते हैं और इसी बीच अनुपमा और इसके बीच में बहस हो जाती है। बहस काफ़ी बढ़ जाती है, बात हाथापाई तक आ जाती है और दोनों आपस में हाथापाई करने लग जाते हैं। जिसके बाद राजेश गुस्से में अनुपमा को धक्का दे देता है। धक्का लगने के बाद अनुपमा गिर जाती है, उसके सर में चोट लग जाती है। जिसके बाद राजेश डर जाता है और ये सोचता है कि ये दोबारा से पुलिस कंप्लेन कर देगी, क्यों ना इसे मार दिया जाए। वो तुरंत ही भाग के रुई लेके आता है और अनुपमा के मुंह में अच्छी तरह भर देता है और उसके बाद अनुपमा को मार देता है। अब वो अनुपमा को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है कि उसको कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसीलिए वो मार्केट जाता है और एक डीप फ्रीजर खरीदता है, उसे घर में लाता है और अनुपमा की लाश को उसी फ्रीजर में डाल देता है। फिर उसके बाद भाग के मार्केट जाता है, आरी लेके आता है, काटने वाली मशीन लेके आता है और ये सारे काम वो बारी बारी करता है ताकि लोगों को शक ना हो। और उसके बाद जब जब 20-20 दिन उसे मौका मिलता था वो धीरे धीरे अनुपमा की लाश को काटने लगता है और धीरे धीरे वो 72 हिस्सों में अनुपमा को काट देता है और काली पन्नियों में भर के उसे डीप फ्रीजर में जमा देता है। उसके बाद अब सारी झंझट थी इसको फेंकने की, इसीलिए वो हर दूसरे दिन अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जाता था, हर हफ्ते घुमाने के लिए ले जाता था और वहाँ जाने से पहले वो 1-2 पन्नी अपने साथ रख लिया करता था, जहाँ पे वो मौका देखते ही उसकी लाश के उन टुकड़ों को फेंक दिया करता था। ऐसे करते करते उसने लगभग आधा शरीर को फेंक दिया था, लेकिन तब तक पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। दोस्तों, राजेश ने जो अपनी पत्नी के साथ किया वो बिल्कुल ही हैवानियत थी। आप यूं कह सकते हो कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है कि अपनी ही पत्नी को 72 टुकड़ों में कैसे काट सकता है। बेशक उनके बीच में कितना भी मन मुटाव था, लेकिन उन दोनों को चाहिए था कि अगर उनके बीच में मन मुटाव है तो उन्हें बात को ख़त्म कर देना चाहिए था। जहाँ पे शक आ जाए, जहाँ पे मन मुटाव आने लग जाए और एक दूसरे से ना बने, वहाँ पे रिश्तों को ख़त्म कर देना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ये निर्णय उन्होंने पहले ही ले लिया होता तो आज अनुपमा की ऐसी हालत नहीं होती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।